हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक है और सभी बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या पढ़ लें, हम वही चीज़ क्यों ना पढ़ लें जो एग्ज़ाम में आएगी। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हम पढ़ लें और हमारा कल्याण हो जाए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से पैसा कम लगेगा, 4-5 लाख रुपए तक आप लोगों का कम हो सकता है। ठीक है, तो हर बच्चा ये सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और 400-500 तक हम नंबर लेकर आएँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको सॉलिड कंटेंट पढ़ना होगा, सॉलिड चीज़ पढ़ना होगा, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ना होगा, इधर उधर का नहीं पढ़ना होगा, कभी इंटर का कभी एनसीईआरटी। ठीक है, वो चीज़ पढ़ना है जो यूपीटीयू के दिमाग में घुसकर हम पूछ सकें कि भाई आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, हम उसे सोल्व कर देंगे सेकंडों में। ठीक है, तो वही आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। वो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। थोड़ी देर में वीडियो आती है इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, इसे हाथ से लिखता हूँ। ठीक है, जो मेरा पुराना नोट्स है वो थोड़ा भीग गया है। ठीक है, इसलिए मैं नया नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो सभी चीज़ आपको मिलेगा जो 10-20-25 साल से यूपीटी अपने एग्जाम में पूछ रहा है, वो इस मेरे नोट्स में आप देखेंगे। वो सभी फार्मूले से वो सभी क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएं तो मुझे कहना इसी वीडियो में कमेंट करके कि हाँ सर एक भी नहीं आया। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मेरा नोट्स पे पढ़िए, फिर देखिए हाँ तो यही फार्मूले से सारे वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे लगता है कि यही नोट से तो ही नहीं बने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सर ये एक ट्रेलर हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बताया था और हमने बताया था वो सभी क्वेश्चन मेरे पास कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से लगाता हूँ। जब आप लोगों को फार्मूले पता हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, तो क्वेश्चन जाएगा भाई कहाँ से, इसी के अंदर में तो पूछेगा, बाहर से तो नहीं पूछेगा ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और लिख भी लीजिएगा वीडियो को पास करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक नियत बल द्वारा कार्य, यानी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर एक बॉडी है, उसको कांस्टेंट फोर्स F से d दूरी तक डिस्प्लेस किया जाता है, यानी विस्थापित किया जाता है। उसको उसी साइड विस्थापित किया जाता है जिस साइड फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में हम विस्थापित करते हैं, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, यानी एक कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य हमारा वेक्टर F डॉट वेक्टर S के बराबर होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर यह विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट S लिखा रहता है, कहीं पर D, कोई दिक्कत नहीं है, आप S और D से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। लेकिन एक आदमी ने कहा अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहे हैं, फोर्स भी इधर को लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए वर्क इतना आ गया। लेकिन किसी ने कहा नहीं, ये अगर कोई बॉडी है, हम उस पर तिरछा फोर्स लगाएंगे, तिरछा फोर्स लगाएंगे, तब हमारा क्या कुछ वर्क होगा। तो हाँ वर्क होगा, लेकिन पहले से थोड़ा कम होगा। और कितना होगा आइए समझते हैं। ठीक है, तो इस पर किसी एंगल में किसी ने फोर्स लगाया और मान लीजिए वो बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ पर। तो इस लीनियर मतलब इसी एक्सिस पर एक एंगल हम थीटा मान लेंगे, ये थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ होगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो जिससे ये थीटा एंगल बनाएगा उसी तरफ होता है एफ कॉस थीटा, और उसके ऊपर जो होगा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर बॉडी इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तो हम यही कंपोनेंट काउंट करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, और हम इस पर थोड़ा एंगल में लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से इसे ये है, और अगर हम सीधा लगाते तो कुछ वर्क होता, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे तिरछा लगाएंगे हम। ठीक है, थीटा एंगल इस तरह लगा रहे हैं। अब देखिए ये बॉडी जो होगी थोड़ा ऊपर की ओर जाएगी और थोड़ा इधर राइट डायरेक्शन में भी जाएगी, मतलब ऊपर की ओर भी जा रही है और राइट डायरेक्शन में भी जा रही है। और हमें फोर्स किधर की ओर काउंट करना है, राइट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये है इधर का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर होता कितना, एफ डॉट डी एस।
ठीक है। और एफ की वैल्यू है क्या, एफ कॉस थीटा, और डी डिस्प्लेसमेंट यानी डी दूरी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डॉट डी लिख देंगे, ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। और आप लोगों को पता है वेक्टर ए डॉट बी इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए बी कॉस थीटा है तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा है तो हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी, और ये फार्मूला यहीं से आता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कहा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, तो कब होगा, अगर शून्य कब होगा, मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, और किसी ने कहा कि बॉडी को इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, तो भाई फोर्स भी इधर की ओर लगाना है। लेकिन किसी ने कहा नहीं, बॉडी जो ये रखी हुई है हम इसको नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, क्या ये बॉडी जो है कभी इधर की ओर जा पाएगी, कभी नहीं जा पाएगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और कब जीरो होगा, अगर हम 90 डिग्री पर हम फोर्स लगाएंगे, तो यानी जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0, और अगर जब थीटा का मान कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा, तब भी जो वर्क होगा वो 0 होगा। यानी हमें जनरल समझ में आया कि जब थीटा का मान 0 होगा तब वर्क हमारा 0 होगा, और जब थीटा का मान 270 डिग्री होगा तब हमारा वर्क 0 होगा। देख लीजिए W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जनरल हम लोग वेक्टर एफ में लिखते हैं, ठीक है। अगर कॉस थीटा एंगल दिया रहेगा तो हम फार्मूला एफ डी ना लिख के एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और कब 0 होगा, जब दोनों फोर्स भी 0 हों और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो, ना तो उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ना वो विस्थापित होगा, तो ना कोई वर्क होगा, ठीक है। ये भी समझ में आया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि किया गया कार्य धनात्मक होगा, ठीक है। धनात्मक कब होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यानी न्यून कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तब किया गया कार्य हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड बात कब क्या आती है कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, हाँ, वर्क डन बाई अ फोर्स विल बी निगेटिव कब होगा, यानी किसी बल के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब हुआ कॉस थीटा का मान कितना होगा, निगेटिव में होगा, तब वर्क डन भी निगेटिव में होगा, ठीक है। और 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए किया गया कार्य भी पॉजिटिव होगा, हमने पहले बताया। और कभी भी ये पूछा जाता है कि महत्तम कार्य बताइए, यानी मैक्सिमम वर्क बताइए, ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तब हमारा महत्तम वर्क आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एफ इट इज इक्वल टू होता है कितना, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, मतलब इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है और इधर ही की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 रख देंगे, तो एफ जो होगा वो होगा एफ इंटू डी, यही मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा का मान 0। ये पूछा जाता है आपको ऑप्शन बना के कि थीटा का मान 0, या थीटा का मान 90, या थीटा का मान 180, या थीटा का मान 360, ऐसा पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि महत्तम ऋणात्मक मान, वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जिससे यूपीटीयू हमें घुमा दे, तो हम सभी ऑप्शन लिखेंगे, ऋणात्मक, 0, धनात्मक, सभी हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि कहीं ऋणात्मक ना पूछ ले, कहीं धनात्मक ना पूछ ले, कहीं महत्तम धनात्मक ना पूछ ले, कहीं महत्तम ऋणात्मक ना पूछ ले, ठीक है। तो सभी हम अपने दिमाग में बैठा के जाएंगे, तुम कुछ भी पूछो हम सब लिख के आए हैं, ठीक है। तो महत्तम ऋणात्मक मान कब होगा, ये कब होगा, जब मान लीजिए फोर्स, अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में और डिस्प्लेस हो रहा है कितना, अरे लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तब हमारा यानी एफ और डी के बीच अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री है, तब हमारा महत्तम ऋणात्मक मान होगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव में होगी, तो जो वर्क डन होगा वो माइनस एफ डी होगा, यानी किया गया कार्य माइनस टाइम एफ इंटू डी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी एफ एंड डी आर अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और अपोजिट होंगे तो ऋणात्मक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं भाई, तो आइए हम भी वो भी लिखें, फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पैथ
वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। ठीक है, जब कोई मान लीजिए कोई बॉडी है वो किसी सर्किल में गति कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी किसी सर्किल में गति करता है तो सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल कार्य करता है, और अभिकेंद्र बल जो होता है वो सेंटर की तरफ कार्य करता है, और बॉडी ऐसे घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर और बॉडी मूव कर रही इधर। ठीक है, तो देखिए डी और एफ के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमने बताया है फार्मूले में कि एफ डॉट डी W इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और W इट इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, और जब थीटा की वैल्यू रख देंगे कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन जो हो जाएगा हमारा वो जीरो नहीं आ जाएगा। जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि एफ और डी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं भाई। हाँ, तो 90 डिग्री पर रहेंगे तो सर्किल में कोई भी गति होगा वहाँ पर वर्क डन हमेशा जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सब दे सकते हैं क्वेश्चन में, दे या ना दे हमें तो रख के जाना है ना। ठीक है, और कब नेगेटिव होगा, यदि एक कुली अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज प्लेटफार्म पर घूमे तो इस दशा में कुली द्वारा गुरुत्वीय बलों के विरुद्ध कृत कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ये कुली है, ये भार अपने सीने पे रखा है, खुद का भार है, मान लीजिए खुद का भार, और जो अपने सर पे रखा हुआ भार वो mg। अगर कोई बॉडी किसी जमीन पर होती है, ठीक है, तो जमीन पर एक फोर्स लगाती है, वो फोर्स जो होता है m इंटू जी, वही उसका भार भी होता है, वही चाहिए उसका बल भी होता है। मास को अगर त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स होता है, F बराबर m में पढ़ा होगा, तो F बराबर mg होगा। ये कब होगा, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, और ये 36 की ओर जा रहा है, फोर्स तो नीचे की ओर लगाएगा और जा रहा है इस डायरेक्शन में। बताओ जो इसके फोर्स यानी mg जो है इस फोर्स है यानी बल है, और d के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो वर्क डन हमेशा कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि भार mg और विस्थापन s के बीच थीटा 90 डिग्री है। और इम्पॉर्टेंट है कि नाभिक के परतः चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य भी शून्य होगा। अभी हमने बताया किसी भी सर्किल में कोई अगर बॉडी मूव करती है तो अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। ग्रहों व सूर्य के मध्य लग रहे आकर्षण बल द्वारा ग्रहों पर कृत कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि वो भी सर्किल में है, 90 डिग्री एंगल बना देते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल प्लेन रोड, ठीक है, तब भी वर्क का मान जीरो होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस है, कोई बॉडी है फ्रिक्शन लेस का मतलब यहाँ पर घर्षण नहीं है, ठीक है, मूव कर रही है, तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा इसका भार नीचे की ओर mg, ये f क्या होगा, ये mg के बराबर होगा, और बॉडी इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रही, इसका मतलब वर्क डन यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन वो लोग कहते हैं अगर कांस्टेंट फोर्स रख देंगे, ठीक है, तो लोग फार्मूले पर रख के सोल्व कर देंगे। अब ऐसा नहीं, उन्होंने कहा फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा परिवर्ती होगा, यानी फोर्स जो होगा वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग फोर्स अलग अलग जगह पे लगेगा, यानी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसका कहने का मतलब है किसी बॉडी को x1 से x2 तक विस्थापित किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स देखिए कुछ लग रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ फोर्स है, यहाँ पर कुछ फोर्स है, यहाँ पर फोर्स, यानी फोर्स जो है वो परिवर्ती है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 10 ही न्यूटन का, कहीं पर 10 तो कहीं पर 5, कहीं पर 4, कहीं पर 15, कहीं पर 20, मतलब ये परिवर्ती है, बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स बदलेगा, कोई चीज़ कहीं पर परिवर्ती हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करके उसका मान निकालते हैं। ठीक है, वही ना वेरिएबल फोर्स F डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2 देन वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी किसी भी बॉडी को x1 से x2 तक विस्थापित करने पर अगर ये फोर्स लग रहा है तो हमारा वर्क डन जो होगा x1 टू x2 तक, x1 से x2 तक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, f का, और dx जो है ये छोटा सा, मान लीजिए हम dx लेते हैं ना, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, छोटा सा, ये f क्या है फोर्स, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाता है वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन ये शेडेड एरिया के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 से f, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू दी जाती है f, यहाँ होता तो 0, यहाँ से x1 से x2, x2 माइनस x1 और f माइनस 0, इसको इंटू कर देते हैं तो आ जाता है हमारा क्या, शेडेड एरिया। ठीक है,
और ऐसा भी कर सकते हैं और x1 और x2 का वैल्यू भी रख के कह सकते हैं, ठीक है। जब एक परिवर्ती बल F किसी वस्तु को x1 से x2 तक विस्थापित करती है तब बल द्वारा कृत कार्य, वही जो इंग्लिश में लिखा था हमने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। W इज इक्वल टू x1 टू x2 F dx। तभी इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। नोट, यदि फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के मध्य कोण थीटा है, यहीं पर इन्होंने कह दिया कि अगर इन दोनों के मध्य परिवर्ती फोर्स जो है, वेरिएबल फोर्स है, इनके बीच में अगर कोण थीटा आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम F cos थीटा इंटू डी एक्स कर देंगे, x1 से x2 फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। F cos थीटा इंटू डी एक्स, तो cos थीटा नहीं रहता है तो हम एफ डॉट डी एक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा था ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा है तो ए डॉट बी, तो यहाँ पर एफ डी एक्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, फोर्स एफ है, कॉस थीटा अगर हट जाता है तो डॉट आ जाता है, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के फार्मूले से, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, अ फोर्स ऑफ 5 + 3x न्यूटन एक्टिंग ऑन अ body of mass 20 kg along the x-axis displace it from x it is equal to 2 to x it is equal to 6 meter, the work done by the force is, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फोर्स, क्योंकि यहाँ पर 5 + 3x है, ऐसा कहीं पर दिख जाइए समझ लीजिए परिवर्ती बल है, और x2 इट इज इक्वल टू x6 यानी x1 से x2 तक, तब भी समझ जाइएगा आप परिवर्ती कौन सा फार्मूला लगे, वही फार्मूला, ठीक है। तो ये हिंदी में हमने लिख दिया है सेम क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 5 + 3x न्यूटन का बल लगाकर इसे x इट इज इक्वल टू 2 से x इट इज इक्वल टू 6 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। f की वैल्यू इतनी है तो w इट इज इक्वल टू क्या होता है x1 से x2 f dx, तो x1 क्या है 2, x2 क्या है 6, 2 से 6 5 + 3x, इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे 5 का यहाँ पर हो जाएगा 5x, सॉरी 5x हो जाएगा 3, ये x² 2 से 6, इसको जब हम सोल्व कर लेंगे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 और 2 की वैल्यू रख देना है, तो ये सोल्व करेंगे तो 68 जूल आ जाएगा। इस प्रकार हमें सोल्व करना है, इंटीग्रेशन हमने किया होगा, आपको पता है क्योंकि। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, पावर। अब हमने कार पढ़ लिया, अब हम लोग सामर्थ्य पढ़ेंगे यानी शक्ति। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूले में आपको पूछ सकता है, फार्मूले में वैल्यू देके पूछेगा कि पी इट इज इक्वल टू होता है dw/dt या पी इट इज इक्वल टू होता है dw/dt, ठीक है। जब बहुत छोटा सा वर्क होगा, बहुत छोटे समय के लिए तो डी लिखते हैं, ठीक है, और ये भी चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन टाइम कॉल्ड पावर, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, समय है, टाइम इंटरवल, और डेल्टा डब्ल्यू का कृत कार्य यानी वर्क डन है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v देन पावर, तब सामर्थ्य यानी शक्ति क्या होगी जब कोई भी बॉडी, कोई वस्तु v वेलोसिटी से मूव करेगी, गति करेगी, तो ठीक है। तो p इट इज इक्वल टू होता है f डॉट v, अगर मान लीजिए डॉट है तो आप लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल है, तो आप पावर बताइए यानी शक्ति बताइए, सामर्थ्य बताइए, ठीक है। अच्छा एफ डॉट भी आता कहाँ से है, तो हमको पता है, अभी पिछला बताया कि पी इट इज इक्वल टू होता है dw/dt, और पहले हमने पढ़ा वर्क डन बराबर यानी कार बराबर होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक है। फोर्स जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अच्छा जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर डिवाइड dt भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, वो बाहर आ जाता है। अगर ये बाहर हो जाएगा तो डिवाइड dt सिर्फ ds का होगा, ds क्या है, दूरी है, तो ds/dt ये दूरी, ये समय, और दूरी अपान समय को हम लोग क्या कहते हैं, v लिख सकते हैं, क्योंकि f कांस्टेंट और ds/dt भी v, तो f डॉट v, तो p की वैल्यू क्या जाएगी f डॉट v, और देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन p जो है वो स्केलर यानी अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये आता है यहाँ से, ठीक है। कोई भी पूछे आपको, ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। फिर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड बी, यदि इन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल आ जाता है तो हम इसको एफ डॉट बी ना लिख के एफ वी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है।
और नोट करके लिख लीजिएगा कि एक अश्व शक्ति यानी एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के, 1 वाट बराबर होगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड के। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र होगा पावर का W/T जब करेंगे, और W का विमीय सूत्र होता है mL/T-2, और ये समय है, समय का विमीय सूत्र T होता है, ये T ऊपर चला जाएगा, mL²T-3 आ जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र भी पूछ लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, आइए समझते हैं ऊर्जा पहले होता क्या है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमा mL²T-2 होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू होती है E = 1/2 mv² यानी ½ mv²। ठीक है, और ये होता है संवेग P = mv, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा है, इसे E या K से भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अब मेन चीज आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E एंड मोमेंटम P के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा E = होता है ½ mv²। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक m और नीचे m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और देखो m² v² हो जाएगा। ठीक है, तो m² v², अगर m × v लिख दें और इसकी पावर क्या कर दें, हम स्क्वायर कर दें, इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर ना, m² v² को, और mv बराबर हमने बताया था क्या होता है, संवेग यानी p होता है। ये पावर नहीं है, ये संवेग है। p मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके स्थान पर ऊपर m² v² के स्थान पर रख सकते हैं p² और नीचे है 2m। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसमें, गतिज ऊर्जा और मोमेंटम यानी संवेग में। ठीक है, अथवा इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो p = हो जाएगा √2me। 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, फार्मूले में है। m क्या है, मास है। E क्या है, गतिज ऊर्जा है। p क्या है, संवेग है यानी मोमेंटम है। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसा ना करके ग्राफ भी पूछता है, और इसके बाद भी रिलेशन और भी है मोमेंटम और संवेग का, लेकिन ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी E। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p² के, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब कैसे होता है, क्योंकि m जो होता है कांस्टेंट होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा, और 2 भी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि E जो है वो P के भी, हाँ भाई, इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे अगर, तो E जो होगा, मास भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो E जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, p² के। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर लिखा है, E जो होगा p² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, और v के स्क्वायर के भी समानुपाती होगा। ठीक है, देखिए जब E की वैल्यू P की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो E की वैल्यू 1 होगी, लेकिन P की वैल्यू 2 रखेंगे तो E की वैल्यू 4 हो जाएगी। P की वैल्यू में हम 2 तो E की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी। अगर P की वैल्यू 3 तो E की वैल्यू 9 बहुत ऊपर भाग जा रही है, तो इधर भी ऐसे भाग जाएगी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। हम इधर थोड़ा बढ़ाएंगे तो लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा E की वैल्यू, E ऊपर है P इधर है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी अंडर काइनेटिक एनर्जी इज स्ट्राइट लाइन। ठीक है, यानी जितना इसको बढ़ाएंगे सेम उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्ट्राइट लाइन होगा, यानी मोमेंटम P यानी संवेग P और √E के बीच का एक ग्राफ है, इधर P रहेगा, इधर √E रहेगा। ठीक है, एक ग्राफ बिटवीन 1/P एंड √E। E जो क्या है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, P जो मोमेंटम है, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, ये होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर में होगा। ठीक है, 1/P, इधर √E के बीच में ग्राफ है। अब फिर आता है इंपॉर्टेंट चीज, मिस मत करना। फॉर 2 बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ लाइटर बॉडीज। इनका कहने का मतलब है, यदि 2 वस्तुओं का संवेग जो है वो बराबर है, ठीक है, इक्वल है मोमेंटम,
तो भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा हल्की वस्तु से कम होगी। कहाँ मोमेंटम इनका सेम है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा और मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा और मोमेंटम का हमें रिलेशन लिखना होगा। तो गतिज ऊर्जा और मोमेंटम का रिलेशन होता है P इट इज इक्वल टू √2me, अभी हमने पढ़ा था। तो P1 के स्थान पर रख देंगे हम 2m1e1 और P2 के स्थान पर रख देंगे 2m2e2। तो ये रिलेशन हो जाएगा E1/E2 m2/m2, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको फार्मूले में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना है और उसका मास इतना है, दूसरे का मास इतना, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। ऐसा पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। और कभी कभी कहेगा मास सेम है, कभी कभी कहेगा कि गतिज ऊर्जा सेम है तो मास बताइए, ठीक है। इस तरह आपको घुमा फिरा के लेकिन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। और आगे देखिए इसमें भी और क्या पूछ सकता है, जितना भी जो कुछ भी पूछ सकता है वो सभी हमने लिख दिया है, ठीक है। फॉर टू बॉडीज हैविंग इक्वल एनर्जीज द मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर देन मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी। इनका कहने का मतलब है फॉर टू बॉडीज हैविंग इक्वल एनर्जी, वहां पर क्या बोला गया था, इक्वल मोमेंटम। यहाँ पर बोला जा रहा है इक्वल एनर्जी, उसका एनर्जी क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो द मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी, यानी जो भारी वस्तु है उसका संवेग छोटी वस्तु के संवेग से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, जब एनर्जी क्या है, दोनों का सेम है, इन्हों कह रहे हैं तो एनर्जी सेम कह लेंगे। और एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, P इट इज इक्वल टू √2me, ठीक है। तो वहाँ से हम लिखेंगे E1 की वैल्यू P²/2m, ठीक है। चूँकि हमें यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि P इट इज इक्वल टू होता है √2me, स्क्वायर कर देंगे इधर तो P² हो जाएगा, 2me नीचे आ जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो E1 इट इज इक्वल टू लिखेंगे, E1 के लिए मास अलग होगा, P1 भी अलग होगा, तो यहाँ पर P1²/2m1, E2 के लिए P2²/2m2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 √m1/m2। यहाँ से भी रिलेशन पूछ लेगा कि एनर्जी सेम है तो एक का मोमेंटम इतना है, उसका मास इतना है, दूसरे का मास इतना, तो मोमेंटम बताइए। या एनर्जी सेम है बोलेगा तो कि दूसरे का मोमेंटम इतना हो जाता है और मास इतना इतना, तो पहले का मोमेंटम कितना था, कुछ भी पूछ सकता है, चाहे जो कुछ पूछे, हमें तो पता है भाई। और फिर क्या और रिलेशन क्या हो सकता है, अच्छा एक हम जनरल रिलेशन निकाल लेते हैं। और उन सभी को देखते हुए हमने क्या कर लिया, एक जनरल रिलेशन निकाल लिया। जो पीछे वाली वैल्यू है ना वो यहाँ से भी मिल जाएगी। कैसे, इफ़ बोथ आर डिफरेंट, इन्होंने कहा वहाँ पर बता रहा था कभी मोमेंटम सेम है, कभी क्या कह रहा था काइनेटिक एनर्जी सेम है। हमने कहा कुछ भी सेम ना हो तब क्या करेंगे, मान लो कुछ भी ना सेम हो तो तब हम करेंगे ये P1 इट इज इक्वल टू √2m1e1 और P2 इट इज इक्वल टू 2m2e2। ये बताया नहीं गया किसी किताब में, लेकिन अपने दिमाग से ऐसा करना है कि दोनों सेम ना हो। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रिलेशन फर्स्ट रिलेशन टू P1/P2 डिवाइड कर देंगे, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, m1e1/m2e2, ठीक है। ये P1 है पहले का संवेग, m1 पहले का संवेग, E1 पहले का मास और E1 पहले की एनर्जी, P2 जो है बाद का संवेग यानी बाद का मोमेंटम, m2 बाद का और E2 भी बाद का है, सब ठीक है, एनर्जी और मास। फिर ये जनरल रिलेशन है, अगर आप कुछ भी याद ना रखें, सिर्फ इतना याद रखें, तब भी आप समझ लीजिए ये जितना भी बताया ना सब आपको याद हो गया, सिर्फ इतना याद करना है आपको, ठीक है। और यहीं से रिलेशन बनेगा, इफ मास इज सेम, इन्होंने कहा जब दोनों का मास सेम, बोता नहीं कि एक बॉडी है इसका संवेग इतना है, मास इतना है, ठीक है। जब एनर्जी 2 टाइम्स हो जाती है उसी बॉडी की, उसी मतलब मास सेम, तो मोमेंटम कितना होगा। तो इसके लिए हमने कहा मास सेम है, अगर तो मास सेम है तो m1 के स्थान पर भी हम रख देंगे m1, या m1 और m2 को हम मान लेंगे m, मास सेम हो जाएगा तो m1 कट जाएगा, E1/E2, तो P1/P2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा E1/E2, ठीक है। ये एक रिलेशन बन गया कि कभी पूछा था एनर्जी इसका इतना है, दूसरे का एनर्जी इतना है और पहले का मोमेंटम इतना, दूसरे का मोमेंटम बता दीजिए, तो हम भी बता देंगे। इन्होंने कहा जब एनर्जी होगा सेम, जब एनर्जी होगा सेम तो इसी फार्मूले में हम E1 के स्थान पर भी E1 रख देंगे, ठीक है। यानी प्रारंभिक एनर्जी जो थी बाद की एनर्जी के भी बराबर है, तो ये कट जाएगा और P1/P2 हो जाएगा क्या, m1/m2, जो अभी हमने रिलेशन निकाला था, किसमें, यहाँ पर हमने निकाला था, वही हमको प्राप्त हो गया, ठीक है।
फिर अगर ऐसा ना करके ये भी पूछ सकते हैं इफ मोमेंटम यानी संवेग इज सेम, तो भाई हम संवेग को क्या कर देंगे सेम, P1 अपान P1, ये जो था यहाँ पर इसी रिलेशन में P1 अपान P2 के स्थान पे हम P1 रख देंगे यानी सेम कर देंगे, तो ये कट जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, जब 1 बचेगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम, ये m2 है, ठीक है, स्क्वायर नहीं, m2 अपान m1, तो ये m2 उधर चला जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, E1 अपान E2, तो पहले हमने रिलेशन जो हमने बताया था E1 अपान E2 टू m2 अपान m1 कहाँ से आया, सिर्फ एक ही जनरल इक्वेशन से आया। ठीक है, तो ऐसा कर लिया हमने। फिर आगे बढ़, इन्होंने ऐसे कहा इफ एनर्जी विल बी 4 टाइम्स देन मोमेंटम विल बी फॉर सेम बॉडी। ठीक है, इन्होंने कहा जब गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो वही वस्तु के लिए संवेग कितना होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि गतिज ऊर्जा जो है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी, तो E2 इक्वल टू 4 टाइम्स E1 रख देंगे, जहां पर क्या था E2। ठीक है, तो रिलेशन हमें गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या पता है, P इक्वल टू √2mE। तो पहले मानेंगे हम शुरुआत में P1 और इसको मान लेंगे 2mE1, यानी सेम बॉडी कह रहा है तो मास दोनों का सेम, मतलब वही बॉडी का कह रहा है। ठीक है, जब गति 4 गुनी हो जाएगी तो वही वस्तु के लिए मतलब मास इसका सेम रहेगा। ठीक है, P2 अलग हो जाएगा तो E2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, P1 अपान P2, ये 2 कट जाएगा। और देखिए E2 के स्थान पर रख देंगे 4 टाइम्स E1, क्योंकि दिया गया है कि गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट की 4 गुनी E2 इक्वल टू 4 E1 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपान 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बच जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, P1 अपान P2 1 अपान 2, तो जो मोमेंटम आएगा वो प्रारंभिक संवेग का यानी प्रारंभिक मोमेंटम का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो संवेग प्राप्त होगा प्रारंभिक संवेग का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, इन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करके अगर ऐसा कर दिया जाए कि इफ मोमेंटम विल बी 4 टाइम्स द एनर्जी विल बी फॉर सेम बॉडी। इन्होंने कहा यदि मोमेंटम को 4 गुना कर दिया जाए तो एनर्जी सेम वस्तु के लिए क्या होगी। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मोमेंटम जो है वो पहले वाले मोमेंटम यानी प्रारंभिक मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम का यानी संवेग का हम 4 टाइम्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहाँ पर P2 बनेगा वहाँ पर हम 4 P1 रख देंगे। ठीक है, तो P1 इक्वल टू रख देंगे 2mE1, अब मास सेम है क्योंकि वही वस्तु है, और P2 इक्वल टू √2mE2। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और P2 के स्थान पर रख दिया 4P1, और इसको डिवाइड कर दिया, P1 से P1 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 1 अपान 4, इधर से 2m कट जाएगा, E1 अपान E2, और इधर हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपान 16 हो जाएगा, E1 अपान E2, तो E2 जो हो जाएगा वो 16 टाइम्स E1 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा जो आखिरी होगी यानी फाइनल वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ है जरूर इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा अब हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा, उसको हम लोग कहते थे काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा। तो 2 स्थित ऊर्जा है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी के अगेन हो, मान लीजिए किसी बॉडी को हम h हाइट तक ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है, और बॉडी में कुछ भार भी होता है, ठीक है, वो mg होता है, तो इसको स्लोली धीरे धीरे ऊपर तक लेके जाएंगे। जब ऊपर तक लेके जाते हैं तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, और वह ऊर्जा ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और U बराबर होता है वेट इंटू हाइट के, और वेट इसका है mg इंटू h, तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी mg h होगा। अगर किसी ने कहा ऐसा नहीं, अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब परिवर्ती है, ठीक है, और इसको R1 से R2 तक लेके जाना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो U2 यहाँ से U1 वहाँ तक, ठीक है, तो एक जगह पे U1 जो होगा वो 0 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर 0 रख सकते हैं बस, लेकिन फार्मूले में हम लिखते हैं U2 माइनस E1। ठीक है, तो R1 से R2 F डॉट डी आर इट इज इक्वल टू माइनस W, क्योंकि F डॉट
डी आर जो क्या डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी आर को हमने पढ़ा है क्या होता है, वर्क डन सबसे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये माइनस टाइम्स है। अच्छा माइनस टाइम्स क्यों लिखा गया है, माइनस टाइम क्यों लिखा गया है, क्योंकि बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं और फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। क्या अपोजिट है, हाँ अपोजिट है, क्योंकि फोर्स ग्रेविटी का नीचे की ओर और बॉडी चल रही है ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ पर माइनस। और चूंकि ये बराबर ये है डब्ल्यू के, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किरित कार्य के माइनस टाइम्स के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपने अगर वर्क निकाल लिया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ लिया आपने पोटेंशियल निकाल लिया, या पोटेंशियल निकाल लिया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। तो वह पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा माइनस टाइम्स किरित कार्य के बराबर होगा, यानी वर्क डन के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि R1 से R2 तक, जैसे वहाँ पर फोर्स बताया था ना x2 से x6 मीटर तक, ऐसे यहाँ पर ऐसा बोला जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, या हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ये प्रत्यास्थता का गुण है, बता रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, जनरल स्प्रिंग है, उसमें एक गुटका लगा हुआ है, ठीक है। कोई बॉडी है, उसको x = 0, ये स्टेशनरी पे यानी रेस्ट पे है। जब इसको हम पॉइंट, ये ए है, इसी पॉइंट से हम x डिस्टेंस क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जब इसको इधर की ओर विस्थापित करते हैं तो एक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल कार्य करता है, किसके ओर, पीछे की तरफ। इसे एफ डैश से अगर हम खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स एफ लगता है स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। हाँ, और यही फोर्स इस स्प्रिंग को पीछे की ओर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए गुटके को हमने छोड़ दिया तो यह स्प्रिंग को दबा देता है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है। तो प्रत्यानयन जो फोर्स होता है यानी रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन माइनस टाइम्स एक्स के, ठीक है। जो एक अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा एक कांस्टेंट किया जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। एफ इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स के एक्स, ये एफ की वैल्यू है, कितना फोर्स लगाएगा, ये आपको के की वैल्यू दी जाएगी और एक्स की वैल्यू दी जाएगी, आपको एफ की वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस एफ की बात करें कि कितना एफ से खींचा गया, तो जो एफ डैश होगा, ये एफ डैश वो माइनस टाइम्स एफ के बराबर होगा, यानी एफ की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो कैपिटल एफ डैश की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल F विस्थापन S के विपरीत है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज अपोजिट डिस्प्लेसमेंट x। माना गुटके को बिंदु B से dx दूरी विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य, ठीक है। अगर इसको यहाँ से थोड़ा और dx दूरी हम विस्थापित करते हैं तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा बताइए, इधर ही की ओर विस्थापित कर रहे हैं, इधर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर की ओर विस्थापित कर रहे हैं और इधर की ओर फोर्स लग रहा है। हाँ, तो हम dx यानी बहुत छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, बहुत छोटी सी दूरी के लिए विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो dw जो होगा वो हो जाएगा kx dx, क्योंकि dw बराबर होता है एफ dx, यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू रख देंगे kx dx। If B displace the block dx distance from the point B, then work done dw it is equal to f dash dx, और dw के स्थान पर रख देंगे kx dx, इसे हमने इंग्लिश में लिख दिया है बस, ठीक है। तो कुल कार्य जो होगा 0 to x, ठीक है, 0 मतलब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा, वो होगा 0 to कहाँ w dw, इंटीग्रेशन कर देंगे हम 0 to x kx dx को, ठीक है। k जो है कांस्टेंट है, x जो होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से x, ठीक है, क्योंकि 0 से हम x तक ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 k x स्क्वायर। यही हम इसी वर्क को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, w इट इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। यदि बाह्य बल F संरक्षी बल के ठीक बराबर हो तो इफ एक्सटर्नल फोर्स F डैश इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो
एफ डैश इट इज इक्वल टू माइनस एफ, तो हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एस ये पोटेंशियल स्थित ऊर्जा है, यानी स्थित ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, डी यू अपॉन डी एस इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ, या डी यू अपॉन डी एस इट इज इक्वल टू प्लस एफ डैश। ठीक है, अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संरक्षित है। अच्छा, इसे हम जल्दी जल्दी बता रहे, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं अपना नोट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स पसंद आएगा, ठीक है, अगर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक चार्ज रखे हैं। ठीक है, जो कि हम इस नोट्स को हम बनाएंगे, खुद लिखेंगे, 2-4 लोगों से लिखवाएंगे। 5 सितंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की। ठीक है, 5 सितंबर तक। ठीक है, 5 सितंबर तक जिसको चाहिए, ठीक है, हम एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, वो उस पर कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, कि जिसे चाहिए नोट्स, और रोज़ उसको ये 10 वीडियो मिलेंगे। पहली बात तो अच्छे अच्छे खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कराना है। ठीक है, और प्लस अगर आप उसको भी नहीं करते, सिर्फ ये नोट्स पढ़ते हैं जो हम बताएंगे, सिर्फ उस नोट्स से ही आपका कल्याण हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि वो सभी जो क्वेश्चन हैं इस नोट्स में हमने बनाया है जो, ठीक है, उसमें वो सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, यदि आप लोगों को ये नोट्स प्लस अलग से सभी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, मैथ का भी हम आप लोगों को नोट्स देंगे, केमिस्ट्री का भी नोट्स देंगे कुछ, ठीक है, और मैथ का भी और फिजिक्स का भी हम पूरा देंगे। ठीक है, सब का हम नोट्स देंगे। यदि आप लोग हम चाहते हैं इसे कि लेना चाहते हैं, 5 सितंबर तक डेट है इसकी, हम और उससे पहले हम रोज़ बना रहे हैं सिर्फ नोट्स आप लोगों के लिए। इसे थोड़ा लेट में वीडियो आ रही है, लेकिन 2-3 दिन बाद ये नोट्स बन जाएगा, फिर कंटिन्यू वीडियो आएगी। ठीक है, 5 सितंबर तक ये लास्ट डेट है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो केवल 499 रुपये है। ठीक है, 499 रुपये में आपको, क्योंकि इसे हमें लिखवाना है, ठीक है, लिखवाना है, इसका कॉपी कराना, पेस्ट कराना है। ठीक है, बहुत सारी, अगर आप लोगों को सिर्फ ज़िंदगी बदल रही इस 500 रुपये में, और 5 लाख रुपये आप बचा पा रहे हैं अपने माता पिता का, ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये का 1 महीने का नेट हो जाता है। अगर हम कहें सिर्फ मेरा नोट्स पढ़िए आप, और नेट ही ना डलाइए, सिर्फ इसी नोट्स, क्योंकि नेट्स में आपका समय बहुत लॉस होगा, और 1 घंटे आप बैठ के पढ़ लेंगे तो एक फिजिक्स पूरी तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 500 रुपये में आपका बहुत कंप्लीट हो सकता है, यानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ 500 रुपये में। क्योंकि वो नोट्स आप चाहे पूरा यूट्यूब छान लेंगे, उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे वीडियो मिलेगी, 1-2 वीडियो मिल जाएगी, कभी वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वो पूरा कंटेंट जो आपको दिमाग को संतुष्ट करे कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चाहिए। आपको क्वेश्चन तो बहुत मिल सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो कई क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप कई क्वेश्चन कर दिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो 499। ठीक है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है मेरा 8004023484। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका जब आप पेमेंट करिएगा। ठीक है, पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, ये इलाहाबाद बैंक है, नेम मेरा ये है, अकाउंट नंबर मेरा इतना है। ठीक है, IFSC कोड है, ठीक है, ALA ये 0 है 210442। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा, अगर इस पर नहीं हो रहा है तो इस पर करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेम मेरा वही है, AC अकाउंट नंबर इतना है, IFSC कोड BRB, ये बीच में ये भी 0 है, मिल्किप लिखा है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी। ठीक है, किसी एक पर आप करिएगा और इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा कि मेरा हो गया, उसी के व्हाट्सएप पे पूरा PDF जाएगा। ठीक है, PDF जाएगा, प्लस उसको वीडियो भी मिलेगी, आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर तो आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप नोट्स तैयार, जितना नोट्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद नोट्स ही पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का देख लेंगे, अगर कोई छूटेगा तो बताना। आप लोगों के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से दूंगा, सिर्फ उसमें फार्मूला ही रहेगा। एक ऐसा दूंगा आपको PDF, जिसमें आप लोगों को लिए सिर्फ वो व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे, जो भेजेगा उसी के व्हाट्सएप पे। ठीक है, नोट्स पूरा दे दूंगा,
और उस पर इम्पॉर्टेंट फार्मूले दे दूंगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो है इसमें कॉन्सेप्ट और फार्मूला सब है। और रोज़ वीडियो मिल जाएगी 10-15 आपको, इम्पॉर्टेंट 50-50 क्वेश्चन जैसे आज हमने कराया, ठीक है। और उस दिन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कराया था, ठीक है। तो चलिए जो कुछ बचा है उसे हम लोग समझ लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना उत्पन्न की जा सकती है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जो है संरक्षित है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, अच्छी चीज़, और इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, जीरो के बराबर, यानी वो क्या होगी, संरक्षित होगी, ठीक है। इसका मतलब है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इट इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो। अथवा ये भी लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी फाइनल से फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज किसमें से, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, के इनिशियल इधर रख देंगे हम, और फाइनल को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये माइनस जो हो और ये प्लस जो उधर जाएगा माइनस में जब हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा वो बराबर हो जाएगा अंतिम यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के वो बराबर हो जाएगा। यानी शुरुआत की किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक गतिज ऊर्जा और आखिरी में उसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो बराबर होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, और ये है अंतिम गतिज ऊर्जा, ये है अंतिम स्थितिज ऊर्जा। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहे ई से कहिए चाहे के से, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि निकाय की संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम के प्लस यू इट इज इक्वल टू ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, निकाय की किसी बॉडी की संपूर्ण संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है। की प्लस यू क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ई का मान धनात्मक होगा, कब होगा, जब यू का मान क्या होगा, जीरो होगा, यानी यू का मान जब बड़ा होगा जीरो से। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो के का मान पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ठीक है। जब यू का मान बड़ा हो जाएगा तो ई का मान हमेशा धनात्मक होगा। और ई का मान जीरो कब होगा, जब यू का मान जीरो हो जाएगा और के का मान जीरो हो जाएगा तो यू का मान जीरो हो जाएगा। ई का मान ऋणात्मक कब होगा, इसका मान जब के का मान क्या होगा, छोटा होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी से, यानी यू का मान छोटा होगा जीरो से, तब ई का मान क्या होगा, वो भी होगा क्या, ऋणात्मक हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन के का मान क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा, बट क्या छोटा है यू से, लेकिन ये ऋणात्मक कभी नहीं होगा के का मान। अब हम लोग लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो कोलिजन यानी संघट, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, ठीक है, एक विमीय में हम लोग संघट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो बॉडी है, एक है ए एक है बी, एक का मास है m1 दूसरे का मास है m2, ठीक है। और ये वेलोसिटी u1 और ये वेलोसिटी u2 से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि u1 की जो वेलोसिटी यानी वेग है वो ज़्यादा है u2 से। अगर u1 की ज़्यादा है तो ये जाके इससे टकराएगा, ठीक है। ये जब टक्कर नहीं कर रहे हैं तब का है इनका स्थित, और जब ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसके टकराएगा, और ये टकराने पर है, थोड़े से क्षण के लिए टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद क्या करेंगे, फिर उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो होगी वो कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत में u1 और इनकी u2 है, तो फाइनल में इनकी v1 या v2 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसके लिए एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत से, ठीक है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम लोग क्या करेंगे, इनका मोमेंटम यानी संवेग को संरक्षित कर देंगे। संवेग संरक्षित करने का मतलब होता है इसका इनिशियल संवेग, ऐसा संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका इनिशियल संवेग प्लस इसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक संवेग बराबर होगा इसका फाइनल संवेग, और इसका भी फाइनल संवेग के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये
रिलेशन फर्स्ट निकल जाएगा। और इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, संरक्षित होगी, क्योंकि निकाय की संपूर्ण ऊर्जा क्या है, संरक्षित होती है। तो इसका इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और इसका भी प्रारंभिक यानी इनिशियल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और इसका भी फाइनल गतिज ऊर्जा और फाइनल V2 का भी गतिज ऊर्जा, दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, ठीक। तो ये दोनों हमने दो रिलेशन प्राप्त किया यहाँ से, और फिर जब इन्हीं दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो u1 माइनस U2 इट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यह माइनस कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस U2 इट इज इक्वल टू माइनस टाइम V1 माइनस V2। अब शुरुआत होता है मेन क्वेश्चन का। ठीक है, क्या करना है हमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शुरुआत में हमें U1 और U2 की वैल्यू तो हमें प्राप्त थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से U1 माइनस U2 से U1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर पिछले फर्स्ट या सेकंड समीकरण में कहीं पर रखेंगे हम, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा V1 में और V2 में। तो V1 बराबर हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। U1 और U2 दिया रहेगा, V1 में V2 आपको फाइंड आउट करना रहेगा। दो ही इसमें वेरिएबल है और दो ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो ये दोनों अब ये जनरल इसका फार्मूला है। ठीक है, अब यही फार्मूले से और भी फार्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा इफ मास यानी द्रव्यमान ऑफ द बोथ बॉडीज आर सेम, यानी M1 और M2 जो हैं उनका मास सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मास M1 और M2 सेम है तब क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पर जब मास सेम होगा। ठीक है, इन्होंने कहा मास सेम है। अच्छा, जब M1 और M2 बराबर होगा तो ये यहाँ पर भी M1 रख देंगे, यानी M और M ये कट जाएगा क्योंकि मास सेम हो जाएगा। M1 बराबर M2 के हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0। और यहाँ पर भी M1 के स्थान पर क्या रख देंगे, M2, चाहे M2 के स्थान पर M1, या M1 और M2 के स्थान पर हम जनरली M रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2M2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर M2 है तो M1 के स्थान पर M2 रख दें, 2M2, M2 से M2 खत्म, 2 से 2 खत्म, U2 हो जाएगा। यानी जो V1 की वैल्यू होगी वो U2 हो जाएगी, V1 की वैल्यू U2 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है, हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। सेम इसी प्रकार V2 की वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से M1 है तो M2 के स्थान पर M1 रख देंगे, 2M1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, M1 से M1 खत्म, और V2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो U1 हो जाएगी जब मास सेम रहे। ठीक, इनका कहने का मतलब है ये जो दो बॉडी थी, ये बॉडी, ठीक है, ये है U1 और ये है U2। ठीक है, जब एक दूसरे से टक्कर करेंगे और जब मान लीजिए टक्कर करने के बाद टक्कर कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो ये M1 है और ये भी क्या M2 है, इनका मास इन्होंने कहा अब क्या है, सेम है। जब मास सेम हो जाएगा, ठीक है, तो V1 इनका हमने माना था क्या, V1, और इनको हमने माना था क्या, V2। तो V1 जो है वो U2 से चाल से चलने लगेगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो किससे चलने लगेगा, ये जब टक्कर करेंगे वो U2 से चलने लगेगा, मतलब ये वाला इसके चाल से चलने लगेगा। ठीक है, V1 बराबर U2, मतलब जिस चाल से ये जा रहा था, ठीक है, टक्कर करेगा तो उसकी चाल से ये चलने लगेगा। ठीक है, और V2 जो है वो U1 से चलेगा, और जो ये जिस चाल से चल रहा था अब इसकी जो चाल है वो इसके चाल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इसकी चाल इसके चाल से चलने लगेगा और ये इसकी चाल से चलने लगेगा टक्कर के बाद। ठीक है, यानी ये भी लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा U2। ठीक, ये कर लिया। अब क्या करना, सेकंड में क्या है, यदि वस्तु B यानी द्रव्यमान M2 प्रारंभ में विराम में हो यानी U2 0 हो। ठीक है, देखिए अब बहुत ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं इसी चैप्टर में और इससे बाहर तो आएगा नहीं, ये मैं पहले कह दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, U2 है तो U2 जो हमने फार्मूला बताया था, ये इक्वेशन थर्ड, यही मेन फार्मूला है। तो जो ये हम बता रहे हैं कि जब क्या से क्या हो जाए, बस उसी थर्ड में और फोर्थ में आपको रखना है, आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो U2 0 रख देना वहाँ पर, तो U1 ही मिल जाएगा आपको। V1 बराबर होगा M1 माइनस M2, M2 प्लस M2 U1, यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। इसी तरह V2 की वैल्यू मिल जाए आपको, V1 और V2 ही वहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, और सेकंड है यहाँ पर, यदि वस्तु B स्थिर हो तथा वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो, ठीक है, M1 M2 और U2 क्या समान है,
और U2 भी स्थिर है, मतलब 0 है शुरुआत में। ठीक है, तो ये फार्मूला बनाना थर्ड और फोर्थ से, V1 भी 0 हो जाएगा और V2 जो होगा U1 के। ठीक है, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लिया। फिर यहाँ पर यदि स्थिर बस भी गतिशील बस तो A की तुलना में काफ़ी हल्की है। ठीक है, यानी M2 जो है बहुत हल्की है, M1 जो बहुत बड़ी है और U2 0 है, तब क्या रिलेशन बनेगा, वही थर्ड और फोर्थ से रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो V1 हो जाएगा U1 के, V2 हो जाएगा 2U1 के। ठीक है, ऐसे देखिए ये 0 है, ये जब कोलिजन करेगा तो V1 और ये हो जाएगा 2U1 से चलने लगेगा। ठीक है, यानी बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी, इसको टक्कर मारेगा तो बहुत तेज भाग जाएगा आगे, यानी 2U1 से चलने लगेगा। इसकी चाल 2 टाइम्स हो जाएगी, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये इलास्टिक कोलिजन इनटू डायमेंशनल। ठीक है, ये कब का है, जब दो बॉडी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी एक स्थिर है और दूसरी आ रही है, टक्कर कर रही है। टक्कर करने के बाद यहाँ पर टक्कर हुआ और ये इधर को चले गए, ये इधर को चला गया, यानी एक एंगल पे चला गया वो एक्स एक्सिस से। ठीक है, यानी एक ही यहाँ पर तो होता था एक ही दिशा में ये सभी मूव कर रहे हैं, लेकिन एक ही दिशा में नहीं। अब ये इधर को चला गया, टक्कर मार दिया, एक इधर को टक्कर मार दिया। ठीक है, तो ये रिलेशन है। एट एक्स एक्सिस में V1 इक्वल टू V1 कॉस थीटा हो जाएगा और V2 के लिए हम रख देंगे V2 कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ। इसे बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से, यहाँ पर आपको पता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से जिसका वेग 0 होगा उसका मोमेंटम यानी संवेग भी 0 रहेगा, तो पहले का ही होगा और दूसरे का फाइनल का ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बाद में। ठीक है, इसे यहाँ पर ये भी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी संरक्षण होगी। ठीक, अपूर्णता अप्रत्याश संघट जो आज हमने क्वेश्चन बताया था वो यही मैं बताया था। ठीक है, इसी कंसेप्ट से, ये लास्ट कंसेप्ट है। जो दो पिंड यानी जब दो पिंड यानी दो बॉडी है जब है। ठीक है, जब दो पिंड यानी बॉडी संघट यानी कोलिजन के, दो बॉडी संघट यानी कोलिजन के पश्चात जब दो पिंड, हाँ जब दो पिंड संघट यानी कोलिजन के पश्चात सटे रहे, यानी क्या हो, जब किसी बंदूक से निकली गोली किसी लकड़ी में लगती है तो चिपक जाती है ना, धंस जाती है, चली जाती है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, यही बंदूक की गोली तथा लकड़ी के बीच कोलिजन। ठीक है, इस प्रकार के कोलिजन होता है कि मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, इसका वेग ज़्यादा आया, इसमें टकराया, मान लीजिए लकड़ी है। ठीक है, इसमें टकरा के फिर इसको क्या कर आगे बढ़ गया, अब ये इसमें चिपक जाएगा, यानी मास और दोनों का मास क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड कर लेंगे, M1 और M2 जो हो जाएगा। अब एक होके वो कुछ अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे और उसी वेलोसिटी की वैल्यू ज्ञात करना रहेगा। शुरुआत में ये दिया जाएगा, M1 दिया जाएगा, U1 दिया जाएगा, M2 U2 दिया जाएगा। तो रिलेशन आप संवेग संरक्षण सिद्धांत से कर लीजिएगा। इसका संवेग होगा M1 U1, इसका हो जाएगा M2 U2 और इसका हो जाएगा M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों अब एक हो गए हैं, इंटू V की वैल्यू होगी M1 U1 प्लस M2 U2 अपन M1 प्लस M2। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका, पहले शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल की काइनेटिक एनर्जी, दोनों जब मास सेम हो जाएगा। ठीक है, हाफ mv² K2 अपान K1 रख देंगे। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे, K2 अपान K1 यानी M1 अपान M1 प्लस 2। ये क्या है, गतिज ऊर्जा में ह्रास है, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। यही वाला हमने क्वेश्चन बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। लॉस क्या होता है, M1 अपान M1 प्लस M2 या K2 अपान K1। ठीक है, तो ये रहा नोट्स। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ उस पर आप लोग जो हमने नंबर दिया है उस व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आप लोग पेमेंट करिएगा। ठीक है, किसी भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट करिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, और देखिए उससे ज़्यादा हम रात दिन करके आपको लोगों ये हाथ से लिख के बना रहे हैं। बताओ कितना पेज है, किसके लिए कर रहे हैं, हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, लाइफ आपकी बदलेगी। ठीक है, 500 रुपया तो 1000 रुपया हमने यही नोट्स जो प्राप्त किया था ना, इससे अभी हार्ड भी नोट रखे हैं, प्राप्त किया ना 1 लाख रुपया देकर। कानपुर IIT के कोचिंग या आप कोटा दिल्ली जाएंगे 1 लाख रुपया लगता है, 1 लाख रुपया दे के हमने पढ़ा है। ठीक है, कोचिंग सिर्फ फीस दिया है और आप 500 रुपये देने के लिए अगर आप पीछे हटेंगे तो आप ही समझेंगे उसे हमें वो कुछ नहीं होगा नहीं। बस क्या होगा कि अगर आप लोग पढ़ना कोई कहीं पर आप कोचिंग करेंगे तो फीस तो वैसे देना ही पड़ता है। बस क्या करिए, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और करवाएंगे दूसरे से, हम लिखवाएंगे रात दिन, क्योंकि 5 सितंबर तक आपको देना है, क्योंकि 20 को आपको वो है एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको देना, ताकि एक बार उसको आप पढ़ के जाइएगा फिर देखिएगा आप कमाल। ठीक है,
ठीक है, एक बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपको वो लगेगा कि 5,000 नहीं, अगर 5 लाख देना पड़ता तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको जहाँ एक बार अच्छे कॉलेज में गए, सब चीज़ सब सही हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग 5 करोड़ कमाएंगे एक दिन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।